चलिए शुरू करते हैं। अरोड़ा हाउस, रात का वक्त, वाइट शर्ट विद ब्लैक कलर, कॉटन की पैंट, ऊपर से ब्लैक ब्लेजर कैरी किया हुआ, उस पर डायमंड का ब्रोच, पैरों में ब्लैक शूज। हमेशा की तरह उसके मैसी बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो काफ़ी क्यूट लग रहा था, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसका दिल रोने का कर रहा था, पर वो चाह कर भी रो नहीं सकता था, क्योंकि रोने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। पर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। काफ़ी देर तक रोने के बाद वह खुद को संभालते हुए अपने रूम से निकलकर नीचे चला जाता है। तभी विनोद जी उसके पास आकर बोलते हैं, कितनी देर कर दी आने में तुमने वहाँ? खुशी कब से तुम्हारा स्टेज पर इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर हर्षित भी स्टेज पर चला जाता है। थोड़ी देर में रिंग एक्सचेंज करने के बाद खुशी हर्षित को रिंग पहनाने के लिए उसकी तरफ देखती है, तो हर्षित ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसके रिंग पहनने के बाद हर्षित उसे रिंग पहनाने के लिए अपना हाथ उठाता है। तभी मेन हॉल की तरफ उन सब को शोर की आवाज़ सुनाई देती है। जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ एक से ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे गार्ड अंदर आ रहे थे। उनके पीछे एक शख्स अपनी आंखों पर शेर चढ़ाते हुए तेज कदमों से अंदर आ रहा था। उसे देखकर वो सारे गार्ड अपना सिर झुकाते हुए एक साइड खड़े हो जाते हैं। हर्षित की नज़र उस शख्स के हाथ पर बने हुए ईगल के टैटू पर जाती है। तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डर से कांपने लगता है। हर्षित अपने कदम पीछे लेते हुए खुद से बोलता है, ये टैटू तो उस दिन शख्स के हाथ में भी था। कहीं ये वो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलते हुए उसके माथे पर ठंडे पसीने आने लगते हैं। तभी ईशान विद्युत के साथ चलते हुए धीरे से उसके कान में बोलता है, वो देख तेरा बच्चा। ईशान की बात पर विद्युत तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, उसे देखने की कोशिश मत करो, वरना काफ़ी दिन से मैंने लोगों की चीखें नहीं सुनी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनकर ईशान हम में बोलता है। विद्युत अपनी शर्त नज़रों से खुशी की तरफ देखता है और उसे एक झटके से हर्षित से दूर कर देता है। उसकी इस हरकत पर हर्षित घबरा जाता है। विद्युत हर्षित को कमर से पकड़ते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, कैसे हो? ये बोलते हुए वो उसके कान के करीब जाकर अपनी सेलेक्टिव वॉइस में बोलता है, तुम मुझे छोड़कर आए थे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा था ना, तुम खुद मुझ तक आए थे, मैं तुम तक नहीं आया था। और मुझ तक आने वाले लोग अपनी मर्जी से आते तो आ सकते हैं, पर जा नहीं सकते। That's why I am back to बच्चा। And you know ना, I love you more। बोलकर वो धीरे से मुस्कुराते हुए उसके कान को अपने होठों से छू लेता है, जिससे हर्षित कांप जाता है। वहीं विद्युत के क्रूएलनेस से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब अपनी डरी हुई नज़रों से उसे देख रहे थे। चलो यहाँ से, इतना बोलते हुए वो उसके हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। तभी खुशी विद्युत के सामने खड़ी होते हुए बोलती है, तुम कौन हो और हर्षित को कहाँ ले जा रहे हो? इतना बोलते हुए खुशी हर्षित का हाथ पकड़ती है। उससे पहले ही विद्युत हर्षित को कमर से मजबूती से पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोलता है, उसे छूने की कोशिश मत करना। विनोद हर्षित के सामने आकर बोलता है, हर्षित ये सब क्या है और ये इंसान कौन है? जिसे सुनकर हर्षित कुछ बोलता है, उससे पहले ही विद्युत एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, विनोद अरोड़ा यही नाम है ना तुम्हारा? क्यों ना तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर गिरा दिए जाएं। विद्युत की बात पर विनोद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, अपनी हद में रहो। तो विद्युत हर्षित के चेहरे को पकड़ कर हंसते हुए बोलता है, देखो बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हारे डैड अभी से मुझे हद में रहना सिखा रहे हैं। इतना बोलते हुए वो अपनी खतरनाक नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं अगर चाहूँ तो इस जगह को शमशान बनाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ। विद्युत की बात सुनकर विनोद घबरा जाता है, फिर भी वो अपने चेहरे पर सख्त भाव बनाते हुए बोलता है, तुम जो कोई भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं
मैं अपने बच्चा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि बेबी चलोगे ना मेरे साथ। विद्युत की बात पर हर्षित उसे दूर दूर होने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। विद्युत अपनी ठंडी नजरों से हर्षित को देखते हुए बोलता है, मैं आखिरी बार बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे सामने ये मत बोला करो कि मैं कौन हूँ, वरना फिर मैं समझाने पर आया तो तुम सब समझने लायक नहीं रहोगे। इतना बोलते हुए वो उसे खुद से चिपका लेता है। हर्षित धीरे से बोलता है, मुझे एक बार अपने डैड से बात करनी है प्लीज़। विद्युत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, और अगर मैं ना कर दूँ तो? हर्षित अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, देखिए वो सिर्फ मेरी एक गलती थी, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो विद्युत की भौहें तन जाती है। वो अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, तुम मुझसे जुड़ चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, वरना अगर मैं इस बार अंदर आया तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। तभी संजय आकर विनोद के कान में कुछ बोलता है। उसकी बात सुनकर विनोद गुस्से में हर्षित की तरफ बढ़ता है। उसकी बाजू मजबूती से पकड़ते हुए बिना उसकी बात सुने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है। हर्षित का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। विनोद ने इतनी जोर से मारा था कि उसकी आंखों के किनारों से आंसू निकलने लगता है। वहीं आवाज सुनकर विद्युत के कदम ठहर जाते हैं। पीछे मुड़कर देखता है, जहां हर्षित अपने गाल पर हाथ रखे हुए डरी सहमी नजरों से विनोद को देख रहा था। तुम मुंबई पढ़ने गए थे या फिर ये सब करने गए थे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना बोलते हुए विनोद गुस्से से हर्षित की बाजू झटक देता है, जिससे हर्षित के कदम लड़खड़ा जाते। वो गिरता उससे पहले ही विद्युत तेज कदमों से उसके पास जाकर उसके सिर अपने सीने से लगा लेता है। तो हर्षित उसके कोट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भरते हुए सिसकते हुए बोलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। विनोद अपना हाथ दोबारा हर्षित की तरफ बढ़ाता उससे पहले विद्युत उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। विनोद अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो उसकी जान हलक में अटक जाती है, क्योंकि विद्युत अपनी नीली आंखों में अंगारे लिए उसकी तरफ देख रहा था। वो विनोद का हाथ एक झटके से मोड़कर पीठ से लगा देता है, जिससे वो दर्द से करा उठता है। वो उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? कितना दर्द हो रहा होगा उसे, और तुम्हें पता है उसे दर्द में देखकर मुझे दर्द हो रहा है। तभी हर्षित उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, प्लीज मेरे डैड को छोड़ दीजिए। विद्युत उसकी तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोलता है, रोना बंद करो। अब अगर तुम्हारी आंखों से आंसू का एक और कतरा गिरा तो यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। विद्युत की बात सुनकर हर्षित अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलता है, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इतना बोलते हुए वो ईशान की तरफ देखते हुए बोलता है, मार दो सबको। उसके इतना बोलते ही हर्षित उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा, प्लीज किसी को कुछ मत कीजिए। वो विद्युत उसके गाल को सहलाते हुए बोलता, गुड बॉय। खुशी जो कब से ये सब देख रही थी, हर्षित तुम इसके साथ नहीं जाओगे। इतना बोलते हुए वो उसके हाथ को पकड़ती उससे पहले एक शॉट की आवाज के साथ वो फ्लोर पर गिरी हुई थी और उसके पैरों से बुरी तरह से खून टपकते हुए नीचे गिर रहा था। विद्युत अपनी गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारकर उड़ाते हुए बोलता है, मैंने क्या कहा था ना उसे छूने की कोशिश मत करना। वहीं उसकी इस हरकत से सबकी बोलती बंद हो जाती है। विद्युत अपनी आंखों पर शेर चढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोलता है, लेट्स ऑल गो फ्रॉम हियर। इतना बोलते हुए वो अपने कदम हर्षित की तरफ बढ़ा देता है। उसे खुद की तरफ आता देखकर हर्षित अपने कदम पीछे लेता है, उससे पहले कि वो एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो गिरने के डर की वजह से हर्षित जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लेता है। विद्युत बाहर आकर हर्षित को अपनी मर्सिडीज की बैक सीट पर बैठा देता है। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं हो? हर्षित कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बोलता है,
तो विद्युत उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, ये जो तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो तुम। उसकी तेज आवाज़ सुनकर हर्षित डरकर चुपचाप अपना सिर झुकाकर उसकी गोद में बैठा रहता है। थोड़ी देर में विद्युत की कार एक विला के बाहर आकर रुकती है, जहां उस विला के गार्डन में एक चॉपर रेडी खड़ा हुआ था। उसे देखकर हर्षित की आंखें बड़ी हो जाती है। वो विद्युत के हाथ को झटकते हुए बोलता है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। मैं विद्युत अपने गर्दन पर हाथ फेर कर बेहद खतरनाक आवाज में बोलता है, किसे पूछकर तुमने मेरा हाथ छोड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर हर्षित को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक का एहसास होता है। वो बिना कुछ कहे जल्दी से विद्युत के हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। तो विद्युत उसे कमर से पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुमने इस हाथ को छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा बच्चा, इसलिए ध्यान रखना। अब तो हर्षित उसके साथ में चलने से भी कांप रहा था, तो विद्युत एक गहरी सांस लेकर उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है। आप मुझे बार बार गोद में क्यों उठा रहे हो, मैं खुद चल सकता हूँ। उसकी बात पर विद्युत मुस्कुराते हुए बोलता है, ये हक तो तुमने मुझे खुद दिया है बच्चा, इसीलिए अब तुम इसकी आदत उठा लो। उसकी बात सुनकर हर्षित कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में वो अपने आईपैड में मेल चेक कर रहा था, तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की धीमी सांसें महसूस होती है। वो तिरछी नज़रों से हर्षित की तरफ देखता है, जो अपने एक हाथ से विद्युत के हाथों को होल्ड किए हुए और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भरे हुए सुकून से सो रहा था। विद्युत उसे आराम से उठाते हुए उसी में बने हुए रूम में ले जाता है। वो उसे आराम से बेड पर लेटाकर उसके शूज उतारने के बाद हर्षित के कोट को धीरे से उतारकर साइड में रख देता है। विद्युत उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संवारते हुए बोलता है, बहुत हर्ट किया है ना मैंने तुम्हें आज बेबी, पर आज ही आखिरी बार था जब तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम खुद मेरी लाइफ में आए हो, तुम खुद मेरे दिल में उतरे हो, और जब विद्युत करके दिल में उतरे हो तो उसकी मोहब्बत बने हो तो तुम्हें उसके साथ और उसके पास भी तो रहना पड़ेगा ना। इतना बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुराने लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई साइको मुस्कुरा रहा हो। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है, विद्युत की सनक और पागलपन किस हद तक लेके जाती है और हर्षित का क्या हाल होता है। क्या हर्षित ये झेल पाएगा? और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।